2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था प्रीवियस वीडियो में। अब उसी पेपर को आगे लेके चलते हैं। इसके सारे क्वेश्चन मैंने खुद ही पहले से सॉल्व कर लिए ताकि हम वेरी मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सीख पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले से ही लिख लिया, लेकिन हम देख लेते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या उन्होंने कहा हुआ है। फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमें, एक 102x y²z, एक दिया हुआ है 85x²yz और एक दिया हुआ है 187xyz²। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे जिसमें आया होगा HCF। और ये जो क्वेश्चन है ये 6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। इस चैप्टर 6 में जो मेजॉरिटी शॉर्ट आते हैं यहाँ तो HCF आया होता है या LCM आया होता है या इन दोनों में से किसी की डेफिनेशन आई होती है। तो आपने सबसे पहले बोर्ड के पेपर में इसी तरह क्वेश्चन 3 लिख के टाइटल दे देना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मैथ के पेपर में टाइम आगे बहुत शॉर्ट होता है। तो आपने बस कोशिश करनी है कि बस आंसर लिखें और क्वेश्चन में जो मेन टाइटल है वही लिखते तो काफ़ी है। अच्छा, HCF फाइंड करने के भी दो तरीके होते हैं। HCF फाइंड करने के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन और एक होता है डिवीजन मेथड। तो हमने ये किया है फैक्टराइजेशन से। तो उसके लिए जो हमें ये तीनों एक्सप्रेशन दिए हैं हमने उन तीनों को लिख लिया और आगे उनके लिख लिए हैं फैक्टर्स। और ये फैक्टर लिखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ये वाली लाइन जिन बच्चों को अगर लिखनी आए तो वो लिख लें, ना भी लिखें तो चल जाएगा। अब हमें ये फर्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है 102xy²z। तो हमें 102 के फैक्टर फाइंड करने हैं। तो ये मैंने नीचे रफ में किया है। 102 के लास्ट में 2 आ रहा है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाले प्रोसेस से मैंने 1 और 2 का हाफ किया तो 51 आ गया। 51 के जब फैक्टर बनाएंगे 3 1 द 3 थ्रू तो 2 कैरी चलेगा, 3 7 द 21 और 17 जो है वो अपने टेबल पे ही आता है। तो इसके फैक्टर बन गए 2 3 और 17। तो जहाँ 102 लिखा था वहाँ मैंने 2 टाइम्स 3 टाइम्स 17 लिख दी क्योंकि ये 3 फैक्टर मिल रहे हैं। आप कैलकुलेटर पे इन तीनों को चेक भी कर सकते हैं कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 102 ही आता है। और ये जो x है ये अकेला है तो ये वैसे ही लिख दिया। और डॉट y² है तो y को 2 दफ़ा लिख लेंगे। z अकेला है तो z को भी अकेला लिख लेंगे। अब आगे हमने 85 के फैक्टर ढूंढने हैं। तो ये भी मैंने नीचे रफ वर्क में 85 लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 पे बनाएंगे फैक्टर। 5 1 5 3 कैरी 5 7 35 17 फिर अपने टेबल पे जाता है 17 टाइम्स 1 17। तो 85 के हमारे क्या फैक्टर आ रहे हैं, 85 के फैक्टर आ रहा है एक 5 और एक 17। x² के फैक्टर क्या होंगे, बस x को 2 दफ़ा लिख लें, y एज इट इज़, z एज इट इज़, ये पहले से फैक्टराइज है। 187 के फैक्टर ढूंढने हैं तो 187 11 के टेबल पे हमें मिलता है। और ये आप एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कर लेना चूँकि जो क्वेश्चन है वो आपकी बुक से बाहर नहीं आते। तो जिन बच्चों ने बुक से प्रैक्टिस की होती है उन्हें आमतौर पर उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो 11 को 17 से मल्टीप्लाई करें 11 टाइम्स 17 तो 187 आता है। और 17 1 जार 17 आता है तो दो फैक्टर हमें मिल रहे हैं 11 और 17। तो 187 के आगे इक्वल, ये सारे एक्सप्रेशन के आगे इक्वल लगा के इसके दो फैक्टर 11 टाइम्स 17, x वैसे ही आ जाएगा, y भी वैसे ही आ जाएगा, z² के फैक्टर हो जाएंगे z.z। ये तो ठीक है, हो गया। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? ये होता है कि ये जो 3 एक्सप्रेशन है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में मौजूद हो, वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो उसके लिए अगर ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन देखें तो इसमें हमें 17 मिल रहा है, मैंने इसे मार्कर से लगाया। सेकंड में देखें, सेकंड में भी 17 मिल रहा है। थर्ड में देखें, थर्ड में भी 17 मिल रहा है। आगे देखें तो ये x मिल रहा है हमें, इसमें भी x मिल रहा है, इसमें भी x मिल रहा है। और आगे देखें एक y मिल रहा है जो इसमें भी है और इसमें भी है। और एक z मिल रहा है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इन तीनों में है। तो जो हमारे कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखना है, यानी कि 17 3 दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा लिख लिया, x भी 3 दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा लिख लिया, y भी 3 दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा, z भी 3 दफ़ा आ रहा है। ये तीनों में कॉमन है तो यही हमारा HCF होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें दी हुई है और उन्होंने कहा है
सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के भी दो तरीके हैं। मैंने जो तरीका किया है वो थोड़ा आसान वाला है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन था, मैंने ये किया, ये नेगेटिव था तो इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाके पॉजिटिव कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया ताकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए और 5x माइनस 7x प्लस 10 आ जाए। अब इसके बाद हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। एक टर्म 5x है और एक x है, तो x को यहाँ शिफ्ट कर दिया 5 माइनस एक्स, और ये माइनस 7 को उसी टाइम यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये माइनस यहाँ पे आके प्लस, और ये प्लस यहाँ पे आके माइनस। 5 माइनस एक्स 4x, 10 प्लस 7 17। यहाँ पे हमने x फाइंड करना है तो 4x के साथ लिखा हुआ है, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, 4 4 से कैंसिल, x इज इक्वल 17/14। तो यही इसका आंसर है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये उन्होंने क्वेश्चन में सिर्फ लिखा होता है कि इसको सॉल्व करना है। कुछ बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन में इसको चेक भी करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो चेक आपने उसी सूरत में करना है अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में लिखा हो। अगर नहीं लिखा तो इतना भी कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल्स भी देखा करें, पेपर में एग्जाम्पल्स भी आती होती हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है। ये भी चैप्टर नंबर 7 में से आया हुआ है। ये एब्सोल्यूट वाला क्वेश्चन है या मोड वाला क्वेश्चन है। तो ये देखते हैं ये कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। ये भी पहले से ही सॉल्व करके रख लिया ताकि हम एक मिनिमम टाइम में मैक्सिमम टारगेट को अप्रोच कर सकें। तो मोड को जब हटाते हैं तो दोनों तरफ प्लस माइनस आ जाता है वेरिएबल वाली साइड में, यानी एक्स वाली साइड में, या वाई अगर लिखा होता वेरिएबल, या टी लिखा होता, और दूसरा इक्वल के राइट साइड पे 11 वैसे ही। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर प्लस माइनस इस तरफ लिख सकते हैं तो उसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, इस तरफ भी लिखने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, इस तरफ लिख लिए, ओके। अब इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों एक्सप्रेशन अलग-अलग कर लिए, सेपरेट कर लिए। अब ये +3 यहाँ पे आ जाएगा, पहले मैंने एक दफ़ा वैसे ही लिख लिया, +3 यहाँ पे आके -3 हो गया। 11 माइनस 3 8, ये 2x है, हमने x फाइंड करना है, 7 एक्स्ट्रा 2 है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, ये 2 2 से कैंसिल, x वैसे ही आ गया, 8/2 होता है हमारा 4। इसी तरह अब ये वाला करना है जिसमें नेगेटिव वाला आ रहा था 2x + 3 = -11। एक दफ़ा वैसे ही लिख लिया, ये +3 यहाँ पे आके -3, -11, -3, -14, 2x = -14। हमने x फाइंड करना था, इसके साथ एक्स्ट्रा 2 लिखा हुआ है, इसी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 2 से कैंसिल, x आ गया, -14 डिवाइडेड बाई 2 -7। तो ये हमारा सोल्यूशन है। बस यहाँ तक आपने कर देना, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m एंड c। हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है और इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। तो हमने इस इक्वेशन को बेसिकली इस इक्वेशन ऑफ लाइन जैसा बनाना है और कंपेयर करके m और c की वैल्यू बता देनी है। और ये भी चैप्टर नंबर 8 में से 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, और बुक से पेज नंबर ढूंढना है तो वो 157 है। तो हमने m और c की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है 2x - y = 7, इसको इक्वेशन ए का कह देना। ये भी क्वेश्चन में दी हुई है y = mx + c। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन या जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, हमने जो इक्वेशन ए है ना जिसमें 2x - y = 7 लिखा हुआ है, उसको लुक लाइक बनाना है इस इक्वेशन में। क्या मतलब लुक लाइक बनाना है? मतलब ये कि इस इक्वेशन में सिर्फ लेफ़्ट पे हमारा y रहे और राइट साइड पे x और कांस्टेंट टर्म आ जाए। तो 2x - y = 7 वैसे ही आ गया। मैंने लेफ़्ट पे नेगेटिव y रहने दिया, ये +2 इधर आके -2 हो गया, -2x। चूँकि इस इक्वेशन में पहले x वाली लिखी हुई है तो इस -2x को पहले लिख लिया और ये +7 बाद में आ गया, और ये -y उस तरफ। अब दोनों तरफ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो टर्म नेगेटिव है वो हो जाएगी पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव है वो हो जाएगी नेगेटिव। इस नई इक्वेशन को c कह देना है। अब c और b को कंपेयर करेंगे क्योंकि दे आर लुक लाइक। इक्वेशन c इज़ लुक लाइक इक्वेशन b। लेफ़्ट पे y है, राइट पे mx है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे +c है, यहाँ पे -c है। तो कंपेयर करेंगे तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ y = mx + c। तो y तो वैसे ही आ गया, यहाँ से mx 2x है तो यानी m की वैल्यू 2 होगी, और प्लस, और जो c है वो हमारा कोई नेगेटिव है तो c की वैल्यू आ जाएगी -7।
बस यही हमने बताना था, यहाँ तक हमारा आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो पेपर में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में यूजुअली 4 से 5 डेफिनेशंस आती होती हैं। इसी वजह से मेजॉरिटी टीचर्स कहते हैं जिन बच्चों ने सारा साल नहीं पढ़ा वो डेफिनेशन और एमसीक्यूज याद करके पास हो सकते हैं। तो ठीक है, हाँ किसी हद तक ये बात चलती है, लेकिन आपने भी डेफिनेशन तैयार करनी है। ये चैप्टर नंबर 8 की डेफिनेशन है ओरिजिन। तो मैंने कभी कंपोज की थी डेफिनेशंस, तो ये लिखी हुई है, नोट्स मैंने बनाए थे। ओरिजिन ये होता है कि द पॉइंट वेयर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट, यानी कि हमारे पास दो एक्सिस होती है। अब ये मेरी नीड शीट है, इसके ऊपर मैं नहीं लिख रहा, मैं इसकी बैक पे लिख लेता हूँ। दो एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ये फर्स्ट ओ है दोनों, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो आपने ना स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका लिखा हुआ है यहाँ पे। और इसकी जो फिगर है वो आपने यही वाली बना देनी है जो मैंने ऊपर कार्टेशियन प्लेन में या कोऑर्डिनेट एक्सिस में बनाई हुई है। यही आपने इसमें बना लेनी है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उन्होंने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो डिस्टेंस वाला है ना, एक मिड पॉइंट होता है और एक डिस्टेंस होता है। तो इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन तो ज़रूर आता होता है, या इन दोनों में से किसी एक की डेफिनेशन आ जाती है, या पेपर में क्वेश्चन आ जाता है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 2 पॉइंट्स या फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। तो इस पेपर में उन्होंने डिस्टेंस पूछा हुआ है। तो लेट्स सी ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। ये भी मैंने पहले ऊपर ही लिख लिया है। ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। हमें पता है कि एक एक जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन होता है, सॉरी ऑर्डर पेयर गिवन होता है, उसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स होती है और सेकंड वैल्यू वाई होती है। तो इसका मतलब है ये जो ए और बी है इसमें फ़र्स्ट वैल्यू एक्स होगी और सेकंड वैल्यू वाई। बी में भी फर्स्ट वैल्यू एक्स और सेकंड वैल्यू वाई। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये दोनों पहले लिखी हुई हैं तो इन्हें 1 1 कह देते हैं, ये बाद में लिखी हुई है तो इन्हें 2 2 कह देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2, और दोनों के ऊपर स्क्वायर और एक स्क्वायर रूट। x1 की वैल्यू -8 आ गई, माइनस सेंटर वाला वैसे ही। x2 की वैल्यू 6 आ गई, प्लस सेंटर वाला एज इट इज़ ब्रैकेट। y1 की वैल्यू 1 है और y2 की भी वैल्यू 1 है ब्रैकेट, और ऊपर स्क्वायर। 1 माइनस 1 0, -8 माइनस 6, -8 माइनस 6 तो होता है -14। कुछ बच्चों को ये भी नहीं सॉल्व करना आता। मैं अक्सर पढ़ाता हूँ ना, तो मैं ये चीज़ें बहुत ऑब्ज़र्व करता हूँ। -14 का स्क्वायर आ गया 196 प्लस 0। 196 प्लस 0 196, स्क्वायर रूट ऑफ 196 ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 14 आ जाएगा। यानी इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 14। अच्छा, आगे अब हमारे पास बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 आया हुआ है कि डिफाइन स्केलियन ट्रायंगल। तो ये भी मैंने सारी पूरी बुक के ही तकरीबन नोट्स बनाए हुए हैं। तो स्केलियन ट्रायंगल ये 2014 में, 16 में, 13 में भी आया हुआ, और ये 2019 के पेपर में भी आया हुआ है ग्रुप 1 में। तो स्केलियन ट्रायंगल वो होती है कि जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है। आपने ये बात लिख के एक ट्रायंगल बना लेनी है खुद से जिसकी तीनों साइड डिफरेंट हो, और डिफरेंट मेजरमेंट दे देनी है। किसी को 2 6 5, कोई और भी दे सकते हैं, लाइक 8 4 और 3, इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये मैंने रखा हुआ है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट बना लेना या इसका स्नैपशॉट बना लेना, लिख लेना। बुक वाली अगर याद की तो बुक वाली लिख लेना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 उन्होंने पूछा हुआ है SAS पोस्टुलेट। SAS पोस्टुलेट की फुल फॉर्म होती है साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट क्या होता है ये भी मैंने लिखा हुआ है। साइड एंगल साइड पोस्टुलेट ये होता है कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, अगर उनके दोनों एंगल और दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब है जो एंगल ए है वो बिल्कुल एंगल पी के इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है, और लेंथ ऑफ साइड ए भी इक्वल है लेंथ ऑफ साइड पी क्यू, और लेंथ ऑफ साइड ए सी इक्वल है लेंथ ऑफ साइड पी आर, लेंथ ऑफ साइड बी सी इक्वल है लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यू आर। ये बातें आपने यहाँ पे लिख देनी है, ये आपने डेफिनेशन लिखनी है, और फिगर इसमें मस्ट है।
फिगर के बगैर सिर्फ 1 नंबर मिलता होता है बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, उन्होंने पूछा हुआ डिफाइन पैरेललोग्राम। 5-6 क्लास का क्वेश्चन है, अगर आपने वो वाली भी याद की है, 9th क्लास में नहीं याद की, अगर वो भी लिख के आ जाए तो फिर भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप 7 डायग्राम बना दें तो वो तो क्या ही बात हो जाएगी, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम वो होती है जिसमें ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ये 2 बातें आपने बतानी है, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड आर पैरेलल। इस तरह से आपने शेप बना देनी है, अपनी मर्जी के नाम दे देने हैं। ये हमारी पैरेललोग्राम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इन योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। उनने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इस चैप्टर के शायद मैंने कंपोज नहीं किए हुए थे, तो मैंने बुक से ही आपको बता देता हूँ, निशान लगवा देता हूँ कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। पेज नंबर 210 पे आपने आना है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बल्कि ये तो क्वेश्चन आया हुआ है बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो आपने ये वाला लिखना है। बाइसेक्टर वो होता है जो कि परपेंडिकुलर लाइन होती है और एक लाइन ए बी को कट करता है और उसमें से गुजरता है। तो ये डेफिनेशन लिखकर ये फिगर ज़रूर बनानी है, जो कि पहले थ्योरम की फिगर होती है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है 277 का, सॉरी पेज नंबर 277 पे ये क्वेश्चन है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, उनने पूछा हुआ है 3-4-5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल, गिव द रीज़न। कि ये तीनों जो है वो ट्राइंगल की लेंथ है, इसकी रीज़न क्या है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से है कि ये थ्योरम की एक स्टेटमेंट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 2 जो साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, मैं ट्राइंगल भी बना देता हूँ एक रफ। एक हम ले लेते हैं 3, 4 और एक लेते हैं 5। कोई सी 2 साइड की जो ट्राइंगल लेंथ्स की साइड है, उनको अगर सम करें तो उसका आंसर ग्रेटर आना चाहिए थर्ड वन से। सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स को सम करें तो वो ग्रेटर होना चाहिए द लेंथ ऑफ थर्ड साइड से। तो हमें गिवन जो लेंथ है वो 3-4-5 है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ लेंथ इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसी लाइन को मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लिया है। तो पहली 2 3 + 4 हैं तो 7 होता है, 7 इज़ ग्रेटर देन 5 विच इज़ ट्रू। तो इसका मतलब है 3-4-5 आर द लेंथ्स ऑफ ट्राइंगल। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा हुआ है डिफाइन कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स। कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, ये भी अगर आपने बुक से याद किया हुआ है तो बुक वाला लिख लेना, नहीं तो इसका स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट लेके ये वाला लिखना, ये भी सही लिखा हुआ है। तो कॉन्गुरेंट वो होती हैं जो एग्जैक्टली सेम होती हैं, जिसमें सारे एंगल्स, सारी साइड्स बिल्कुल सेम होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ रफ, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनाता हूँ, इनके तीनों एंगल्स भी सेम होंगे, पहली और दूसरी ट्राइंगल के, ABC PQR, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल क्यू के। एंगल ए के सामने क्यू है तो ए इक्वल होगा क्यू के, बी के सामने पी है तो एंगल बी इक्वल होगा पी के, सी के सामने आर है तो एंगल सी इक्वल होगा आर के। और ये जो तीनों साइड्स हैं ना दोनों ट्राइंगल की, ये भी इक्वल होंगी। तो इस तरह की एक ट्राइंगल्स को हम बोलते हैं कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, उन्होंने एक ट्राइंगल दी हुई है और एक साइड पे एक्स लगा के कहा हुआ है कि इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी मैंने लिख लिया है, पहले से ही सॉल्व किया हुआ है। ट्राइंगल में ये एक्स दिया हुआ है और ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे एक 90 का एंगल है। तो पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि पैथागोरस थ्योरम में अगर एक अननोन हो और 2 नोन हो तो हम वो थ्योरम लगा के द थर्ड अननोन वाली फाइंड कर सकते हैं। और पैथागोरस थ्योरम में ये जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट साइड होती है, ये होती है हाइपोटेन्यूस। वो लिख लिया, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर होता है द सम ऑफ अदर 2 साइड्स। और अदर 2 साइड्स में ये इस वाले को हम बेस कह लेते हैं और ये जो टूवर्ड्स आप जा रही होती है इसे हम परपेंडिकुलर कह लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √2 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और बेस की वैल्यू 1 है। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है, ये +1 इस तरफ जाके हो जाएगा -1, 2 - 1 1 होता है और x स्क्वायर ऐसे।
दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और इस तरफ प्लस माइनस 1 आ गया आंसर। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 का आंसर लें तो 1 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 हमारे पास 1 नहीं आता है। तो x के दो आंसर आ रहे हैं प्लस माइनस 1, तो हमने सिर्फ प्लस 1 लेना है क्योंकि लेंथ जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। आगे हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 5, व्हाट इज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यानी अक्स मसला फिसागोरस क्या है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पेज 240 पे अगर आएँ तो उन्हें ये मिलेगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। होता ये भी वही है, लेकिन अब हम इसमें जो हाइपोटेनस है उसे राइट साइड पे ले आते हैं और सम ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर को लिख लेते हैं लेफ़्ट साइड पे। इसकी स्टेटमेंट ये दी हुई है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखकर कोशिश करनी है ट्राइंगल भी साथ ही बना दे। ये हमारा कन्वर्स होता है पाइथागोरस थ्योरम का। आगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7 ये है कि डिफाइन द ट्राइंगुलर रीजन, यानी मुसलसी इलाका क्या होता है या उसकी तारीफ़ करें। पेज नंबर 244 फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ये उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। एक ट्राइंगल बना के अगर हम उसके सारा अंदर वाला पोर्शन शेड कर देना तो वो ट्राइंगुलर रीजन होता है। और पेपर में रेक्टेंगुलर रीजन भी आ जाता होता है कि व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर रीजन, तो उसके लिए रेक्टेंगल बना के उसके अंदर वाला सारा शेड कर दें तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर रीजन होता है। शेप आपने ज़रूर बनानी है, एक नंबर शेप का और एक नंबर डेफिनेशन लिखने का, चाहे डेफिनेशन आप अपने वर्ड्स में भी लिखते हैं। आगे क्वेश्चन आया हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय सर्कम सेंटर, तो पेज नंबर 267 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिख के बुक में से अब आपने इसकी फिग जो है ये आपका काम है ढूंढना है कि कहाँ पे है। इसकी फिग नहीं मैं बताऊँगा। आखिरी क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच ए बी बी सी एंड सी ए और क्यू। ये बहुत आसान है, चलिए ये मैं आपको करके दे देता हूँ। ये आखिरी क्वेश्चन है बस। आखिरी क्वेश्चन है कि हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें ए बी बी सी एंड सी ए गिवन है। तो मैंने यही पेज पे लिख लिया। अब इसको करते कैसे हैं, पेपर में ये क्वेश्चन वैसे आता होता है, ये बहुत आसान है लेकिन बहुत कम लोग इसको अटैम्प्ट करते हैं। हमारे पास ए बी लेंथ जो है वो 4.2 है, तो यहाँ पे 4.2 है, तो ये हमने जो है 4.2 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है और इसे नाम दे देना ए बी का, और ये हमारी है 4.2 सेंटीमीटर। बी से सी, यानी बी से यहाँ पे कहीं पे करके हमारा सी पॉइंट आएगा, बी से सी 3.9 है। तो इस तरह आपने मार्कर यही वाला चाहे लगा लेना, या अगर कोई पॉइंटर ऐसा है या कोई पेन ऐसा जो इस में फिक्स आता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। 3.9 हमने ओपन कर लेना है इसको। बी पे रख के आपने एक आर्क लगा देनी है। इसी तरह 3.6 ओपन करना है सी से ए, ये 0 है, 3.6 को इतना आएगा हमारा। ये हमारा पॉइंट आ रहा है, इसको हमने ए और बी से मिला देना है। ए और बी से मिला देंगे तो ये हमारी ट्राइंगल बन जाएगी। ये पॉइंट सी है, ए बी 4.2 है, बी से सी 3.9 है और सी से ए 3.6 है। ये जो काम किया है ना इसके स्टेप्स नीचे ज़रूर लिखने हैं, बस एज अ फॉर्मेलिटी लिखते ना। अगर ये आपका सही लिखा हो ना, ये एग्जामिनर स्टेप्स पढ़े बगैर 2 नंबर दे देता होता है। बस यहाँ तक आज का हमारा जो है वीडियो लेक्चर एंड होता है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड करूँगा।